इसके हिम्मत को सैल्यूट, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। आप लोग जा रहे हैं, जिसने आपको बुलाया है, जिसने इस मंच को सजाया है, उसको बिना सुने आप चले जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। वैसे जैसे हम आपको आने से नहीं रोक पाए थे, जाने से भी नहीं रोक पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसका टाइम आएगा वो जाएगा, उसमें कोई दो राय है नहीं। मैं वो नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, झूठ थोड़े कह रहा हूँ। आने से भी कितने, अभी इंद्रपाल वर्मा जी कह रहे थे कि सरकार नहीं रोक पाई उनको आने से। तो हमारे बीच बड़े कवि अतुल मधुकर जी हैं, उनको मैं पढ़ाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि जिसने महफिल सजाई है उसको बुलाया जाए। उन्हीं के सम्मान में थोड़ा समय लेंगे, उनके पास थोड़ा ही समय है। इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये बहुत प्यार मोहब्बत वाले कवि भी हैं और पत्रकार भी हैं। ये घर का कचरा बहाकर नहीं आई थी, इनकी लाइफ हिस्ट्री है थोड़ा सा। घर का कचरा बहाकर नहीं आई थी और इनको बताकर नहीं आई थी, प्यार स्वीकार कर लेते उसका मगर उस दिवस वो नहाकर नहीं आई थी। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। तुम्हारे आयोजक महोदय सुनो, आप आयोजक हम संयोजक हैं। तुम्हारे और हमारे बीच में दीवार कैसी है हमें मालूम है, ये भाजपा सरकार कैसी है। मैं मिलने आ तो सकता हूँ तुम्हें हर मोड़ पर, लेकिन मुझे मालूम है यूपी पुलिस की मार कैसी है। बहुत। अब आप आ जाइए मंच पर आयोजक महोदय, और समय का ध्यान रखते हुए आप अपना काम पाठ करेंगे, ऐसी उम्मीद है आपसे। आपके बाद एक और कवि हैं, उसके बाद दो और कवि हैं। धन्यवाद संचालक महोदय, बड़ी मुश्किल से मौका मिला। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। बड़ी आसानी से मौका मिल गया। किस समय मैं कैसी बात कह जाऊं, हो सकता है आपकी समझ में ना आए। सुबह सोचते रह जाओ कि उन्होंने, और इसके बाद में हम सुनाने जा रहे हैं मोबाइल चोरी एक समस्या। क्योंकि सभी लोगों के पास मोबाइल होता है, मोबाइल सबके पास होता है, और कहना चाह रहे हैं मोबाइल भी होती है, मोबाइल चलाने वाले भी होते हैं। बिल्कुल, मोबाइल सबके पास होता है, और मैं कहना चाह रहा हूं आप लोग अपना इंश्योरेंस भले न करवाएं, लेकिन मोबाइल का इंश्योरेंस जरूर करवाएं। क्योंकि जब गुस्सा आता है, जब दिल कहीं टूटता है, तो सबसे पहले मोबाइल फूटता है। इसी के बाद इसके बाद में चलो थोड़ा पास। जब लगातार मित्रों का आमंत्रण आया, जब लगातार मित्रों का आमंत्रण आया, तो मैंने भी सुबह टहलने का प्रोग्राम बनाया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग सुबह टहलने के लिए जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे बूढ़े भारत में जवानी आ गई। नहीं, बूढ़ों का क्या आप कमजोर समझते हैं? बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। वाह वाह, आप बूढ़ों को कमजोर ना समझो। जब लगातार मित्रों का आमंत्रण आया, तो मैंने भी सुबह टहलने का प्रोग्राम बनाया। मैंने सोचा इसी बहाने पत्नी से 2-3 घंटे का मौका मिल जाएगा, और पार्क में जाते ही सबकी चहेती बबली मैडम से 15 मिनट और भाई साहब और जब 15 मिनट और आप जिस काम से जाओगे हो नहीं पाएगा। मैंने सोचा कि इसी बहाने पत्नी से 2-3 घंटे का मौका मिल जाएगा, और प्यारी सबकी चहेती बबली मैडम से बात करने का मौका मिल जाएगा। मैंने सोचा कि इसी बहाने 2-3 घंटे पत्नी से मौका मिल जाएगा, और इसी बहाने पार्क में बबली मैडम से बात करने का मौका मिल जाएगा। जैसे ही पार्क में पहुंचा, मैंने फोन लगाया, उधर से सोम रस घोलने वाली आवाज हेलो डियर आया। जैसे ही इधर से मैं हेलो बोला, एक झपट्टे मार मेरे सामने डोला, एक झपट्टे मार सामने डोला, और जैसे उसको देखा अंदर से डरा हुआ था, पर जैसे मैंने उसको देखा अंदर से डरा हुआ था, पर झपट्टे मार हमारे कान के पास खड़ा था। इधर उधर देखा, सब बेकार था, क्योंकि झपट्टा मार मेरा मोबाइल लेके फरार था। झपट्टा मार मेरा मोबाइल लेके फरार था। अब दिन में न कहीं सुकून, न दिल में चैन था, और मोबाइल हम वहीं पे खड़े थे। डर सबसे बड़ा था, क्योंकि बबली मैडम के मैसेज ज्यों के त्यों पड़े थे। अरे बबली मैडम से इतना प्यार? बबली मैडम के मैसेज ज्यों के त्यों पड़े थे।
ये बात सरोजनी मैडम को बताऊंगा। अब जानते हो क्या हुआ? दिन गुजरा, रात आई, दूसरे दिन पार्क में जाने की बात आई। दिन गुजरा, रात आई, दूसरे दिन पार्क में जाने की बात आई। और वहां पे क्या था, जैसे ही मैंने पार्क में कदम रखा था, जैसे ही मैंने पार्क में कदम धरा था, वैसे ही झपट्टे मार सामने खड़ा था। मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर था, लेकिन उसके ऊपर कोई ना असर था। उसने बोला, मैंने उसकी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया, झपट्टा मार मुस्कुराया, बोला 44 की उम्र में भी आसमान की तरफ फलांग रहे हो। बोला 44 की उम्र में तुम आसमान की तरफ फलांग रहे हो? अरे 11-12 बजे तक छोड़ो, 3-4 बजे तक जाग रहे हो। कितनी अच्छी है तुम्हारी पत्नी, कितनी अच्छी है तुम्हारी पत्नी, जो जानकर भी अनजान है, यानी सब कुछ जानकर भी मौन है। अब तुम मुझे बताओ, ये बबली आंटी कौन है? वाह! अब तुम मुझे बताओ, ये बबली आंटी कौन है? और या तो नहीं बताते हो तो मेरा सूटकेस उठाओ, मैं तुम्हारी एरिया में चलूंगा, गांव भर को इकट्ठा करके तुम्हारी ढलती हुई उम्र के इश्क के किस्से पूरे मोहल्ले के सामने कहूंगा। मैंने कहा कि मैं इस बात से डरता नहीं हूं, और तुम ये बात कहते हो तो इस बात से मुझे नहीं इकरार है। और मेरा दोस्त है जिसको मदद के लिए बुलाने जा रहा हूं, उसकी कलम हिलने से हिलती भारत की सरकार है। तुम्हें क्या पता, मेरा दोस्त इस एरिया का सबसे बड़ा पत्रकार है। तुम्हें क्या पता, मेरा दोस्त इस एरिया का सबसे बड़ा पत्रकार है। और जैसे ही मैंने फोन लगाया, मेरा दोस्त एकदम तिलमिलाया। जैसे मैंने फोन लगाया, मेरा दोस्त वैसे ही तिलमिलाया, और जब मेरे सामने आया, झपट्टे मार से आंख मिलाया, मुझसे कहा, जब तुमने पकड़ ही लिया है, जब तुमने झपट्टे मार को पकड़ ही लिया है, तो मेरा साथ में चलना क्या जरूरी है? पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गिरोह को पकड़ा है, उसका कवरेज करना भी जरूरी है। और जब मैंने ये बात सुनी, यानी मेरा दोस्त कह रहा है, जब मेरा दोस्त कह रहा कि मैं साथ में नहीं जाऊंगा, मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे गुस्सा आया। मैंने तुरंत अपने सबसे बड़े वफादार नेताजी को फोन लगाया। उधर से आवाज आई, कहा कि आपका मैं वफादार हूं और आपके लिए समय क्या जान भी देने से नहीं इनकार है। जैसे ही अब क्या था कि नेताजी यानी हमारा वफादार दोस्त लंबी कतार की गाड़ियों के साथ पार्क के गेट पर आया, लेकिन जैसे ही उसने झपट्टा मार को देखा और मुझसे बोला, हमारी तुम्हारी पक्की यारी है। भाई आप लोगों को बात समझ में आ रही है? भाई सुन लो, हमारी तुम्हारी पक्की यारी है, पर तुम मोबाइल दूसरा ले लो, इसी में समझदारी है। हमारी तुम्हारी पक्की यारी है, पर तुम मोबाइल दूसरा ले लो, इसी में समझदारी है। ये झपट्टा मार नहीं, पूरी महामारी है। इसके साथ में तुमको देख करके मेरा दिल उदास है। अब भैया तुमसे क्या छुपाना, मेरा मोबाइल भी इसी के पास है। भैया तुमसे क्या छुपाना, मेरा मोबाइल भी इसी के पास है। अब मुझे डर लगने लगा, सोचा कि अब मोबाइल मिलने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद मैंने झपट्टे मार का सूटकेस उठाया और पार्क के बाहर की ओर कदम बढ़ाया। मैंने सोचा मोबाइल तो ले ही लूंगा, इसमें क्या इनकार है। आखिर अभी तो इस एरिया का थानेदार मेरा सबसे बड़ा वफादार है। इस एरिया का थानेदार मेरा सबसे पुराना यार है। मैं जैसे ही थाने की तरफ गया, वहां पे ठहरा। सुबह सुबह थानेदार धूप में बैठा धूप सेक रहा था और चुपके झपट्टे मार को ताक रहा था। कुछ ही पलों में थानेदार आगे आगे भागा, पीछे झपट्टे मार भागा। ऐसा माहौल बन गया था, समझ में नहीं आ रहा था कौन चोर, कौन झपट्टा मार और कौन थानेदार किसके पीछे दौड़ रहा है। इतने में दूसरा इंस्पेक्टर आया। उसने 4 सिपाहियों को बुलाया, झपट्टे मार को कुर्सी पे बैठाया। अब क्या था, सिपाही झपट्टे मार के हाथ पैर दबा रहे थे। भाई साहब जरा गौर से सुनिएगा, चारों सिपाही झपट्टे मार के हाथ पैर दबा रहे थे। उधर इंस्पेक्टर साहब अपने हाथों से चाय पिला रहे थे। चारों सिपाही झपट्टे मार के हाथ पैर दबा रहे थे। इधर इंस्पेक्टर साहब
इधर इंस्पेक्टर साहब झपट्टे मार को अपने हाथों से चाय पिला रहे थे। मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था, एलपी भैया इनकी भी समस्या कुछ खास है। लग रहा है कोतवाल साहब का मोबाइल भी इसी के पास है। इन्हीं शब्दों के साथ में एक गजल सुनाना चाह रहा हूँ, लेकिन अतुल मधुकर जी, अगर समय मिला तो मैं आगे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा। आपका है ये दिला पुकार अभी पीयूष भैया पढ़वा देंगे थोड़ा सा। आप तब तक रेस्ट ले लीजिए। बहुत बढ़िया आपने कविता पढ़ी, उतनी बढ़िया तालियां नहीं। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? प्राकृतिक पीड़ा है क्या कोई है? अगर प्राकृतिक पीड़ा से ग्रसित है तो जा सकते हैं। वैसे अभी हमारे पास एक उम्दा आइटम और रखा है। अरे भाई जैकेट वाले भाई आप भी जा रहे हैं क्या? तो हम भी जाएं क्या? मैं सीधे सीधे भाई पीयूष भाई को बुलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि 2-3 मिनट की अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति जो प्रस्तुत करें। और 4-5 लोग जो बचे हैं तालियां बजा दो, बजा दो, बजा दो। हाँ शाबाश, दूसरे के बजाने पे आओगे तो खूब बजाओगे।